आइए आज हम लोग संसाधन एवं विकास 10 क्लास के भूगोल को क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आज इसी के बारे में देखते हैं जो स्क्रीन में जो दिख रहा है संसाधन एवं विकास। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है, यहाँ पर अगर बात करें तो लौह अयस्क जो है एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है, यह है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। आगे बात करें नंबर 3 में, तो क्या कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से क्या कारण है। तो पंजाब भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं, क्या कहता है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती जो की जाती है वो कहाँ की जाती है, उत्तराखंड में, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। इसी प्रकार से चलते हैं अब सब्जेक्टिव में, ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव में हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहता है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा के 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें देखते हैं क्या कहता है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर में क्या कह रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा के मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहला विशेषता क्या है, सबसे पहला विशेषता है कि सबसे पहली विशेषता है जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। इसके बाद सेकंड देखते हैं जलोढ़ मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो जलोढ़ मिट्टी सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है और काफ़ी उपजाऊ होती है, ये इसका सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर है यह देश के महत्वपूर्ण मृदा है जो देश के एक विस्तृत क्षेत्रों में फैली हुई है, यानी ऑप्शन ये, यानी इसका पॉइंट जो है 3 हो गया। तो इस तरह से देखें कि जलोढ़ मृदा जो होता है, कहने का अर्थ है कि हम लोग देख रहे हैं पूर्वी तट में नदी डेल्टा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा का किस किस प्रकार से इसका मतलब पॉइंट लिखेंगे, इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में बता दिए। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन में है कि 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 3 राज्यों के नाम जिसमें काली मृदा का है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले 3 राज्यों का नाम बताते हैं। तो 3 राज्यों का नाम क्या क्या दिया है, स्क्रीन में जैसा देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया है, 3 राज्यों का नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। ये इन 3 राज्यों में जो है काली मृदा पाई जाती है, जहां पर मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है और इसमें कपास की खेती की जाती है। तो कहता है कि इस प्रकार की मिट्टी पर मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इस पर मुख्यतः कपास की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें नंबर फर्स्ट है। नंबर फर्स्ट में क्या है, नंबर फर्स्ट में क्या है, वन रोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ों के लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोकी जा सकती है। नंबर सेकेंड, पर्वतीय स्थलों पर सीढ़ीदार खेती और नलका अपरदन को रोका जा सकता है, इससे जल प्रवाह का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि पर्वतीय ढालों पर क्या कर सकते हैं। तो पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मिट्टी रोड बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती में लाया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमि अपरदन। तो भूमि अपरदन या भूक्षरण को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कहता है, भूमि अपरदन को रोकने के उपाय। तो भूमि को अपरदन को रोकने के क्या क्या उपाय है। तो पहला है कि पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या कर रहा है, मरुस्थलीय भागों में वनों को लाकर मृदा का संरक्षण भी किया जा सकता है, यानी वनों को लाकर नहीं लगाकर, यहाँ पर गलत लिखा गया है। फिर इसके बाद देखते हैं नंबर थर्ड में, थर्ड पॉइंट में क्या कहता है कि अधिक चराए जाने वाले क्षेत्रों में घास को उगाकर मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है, ये भी बहुत बेस्ट है। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, मेड़ बनाकर खेती की जा सकती है। तो इस तरह से इसका मेन पॉइंट 4 पॉइंट में लिखा गया, और एग्जाम में 3 पॉइंट्स रहेगा तो 3 पॉइंट से लिखेंगे, जिसमें से बता दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 में, भूमि क्षरण या भू निम्नीकरण किसे कहते हैं, भू क्षरण के 4 कारणों की व्याख्या करें। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं भूमि क्षरण यानी मिट्टी के कटाव, यानी किस प्रकार से होता है और उसके कौन कौन से कारण हैं, उसी कारणों को यहाँ पर लिखना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसका आंसर। इसका आंसर जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, क्या कहता है कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से मृदा की उर्वरा शक्ति और उपजाऊपन में लगातार कमी होने वाली कमी को भूक्षरण या भूमि निम्नीकरण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भूमि क्षरण के निम्नलिखित कारण हैं। तो भूमि क्षरण के निम्नलिखित कारण है, पहला कारण क्या है, तो पहला कारण यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। तो पहला पॉइंट में है भूमि अपरदन। भूमि अपरदन में हम बात करते हैं, तो भूमि अपरदन में क्या क्या है देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि भूमि अपरदन भूक्षरण का प्रमुख कारक है। पवन तथा हिमनद भूमि पर ऊपरी परत को नष्ट कर देते हैं, यानी उड़ा ले जाते हैं, जिससे भूमि अपरदन के नाम से जाना जाता है। इससे मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी तरह से सेकेंड स्टेप में है भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण कैसे होता है, तो भूमि प्रदूषण उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल तथा कूड़ा करकट एक ही स्थान पर लंबे समय तक पड़े रहने के कारण भूमि का आवश्यक तत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं तथा भूमि उपयोग के लायक नहीं रह जाती है। इसे भूमि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। फिर है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो यहाँ पर दिया है। क्या कहता है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली पद्धति एक ही भूमि पर अनेक फसलों के उत्पादन से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद नंबर 4 चलते हैं। 4 स्टेप में क्या दिया, पशु चारण तथा वनों की कटाई। देखिए पशु को चराने से वन का कोई नुकसान नहीं होता, बट क्या करते हैं लोग कि पेड़ पौधों को अंधाधुंध काट देते हैं, नीचे से उसके डाली को काट करके खिलाना चाहिए, बट वैसा नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या कहता है, पशु चारण तथा वनों की कटाई, यानी पशुओं द्वारा आप चढ़ाए जाने वाले अनाधुंध कटाई, चराई, यह चराई गलती लिखा हुआ है, चढ़ाई है, चराई द्वारा अनाधुंध कटाई के कारण भूमि क्षरण का क्षरण होता है तथा तो उसके उपयोग के ऊपर का जो उपजाऊ शक्ति होता है क्या होता है, खत्म होता है। नंबर बात करते हैं 5 में उद्योग धंधे। तो सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर की पिसाई, कैंसर द्वारा चट्टानों की तोड़ाई तथा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योगों से भारी मात्रा में धूल उड़कर खेतों में जमा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा की उपजाऊपन कमी हो जाती है। फिर आते हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, है ना। नवीकरणीय संसाधन मतलब जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। तो आज इसी के बारे में देखते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है नवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि नवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण। तो नवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण क्या है, जल है और पेड़ पौधे। आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन सब क्या समझते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर क्या कहता है अनवीकरणीय संसाधन, तो अनवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन जो एक बार प्रयोग उपरांत समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें निश्चित समयावधि में दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तो अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब जो भी है ये अनवीकरणीय संसाधन के रूप में रखा गया। तो आज का सेशन समाप्त होता है। आज के वीडियो में आज बात इतना ही करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।